ओके बच्चों, तो एमएससी पढ़ रहे थे अपन, एम्पियर सेकेंडरी लॉ के एप्लीकेशन देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करी थी अलग अलग सिचुएशंस की। तो कुछ भी डाउट हो आपको? गोपाल तो बोल रहा है उससे कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। एम्पियर सेकेंडरी लॉ या उससे रिलेटेड किसी चीज में कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए, तो हमने कई सिचुएशंस की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर ली थी। इनफैक्ट सारी सिचुएशन जो स्टैंडर्ड होती है, हमें यूज आती है, वो सब अपन देख चुके थे। ठीक है, अब अपन आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चीज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर एससीबी में देखेंगे ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन अलग दिया है, और चार्जेस विद मैग्नेट चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा अलग दिया है। तो आप एससीबी में देखना, 2-3 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब। ठीक है, मैं आज एससीबी के क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हो ये भेज दूंगा। हाँ, और हमारा डिस्कशन भी है आज शाम को, आज दोपहर में। तो हमारा डिस्कशन में क्या क्या है, बिगिनर बॉक्स 1 2 3 डिस्कस करेंगे, रेस डिस्कस करेंगे, और पेपर डिस्कशन है। देन अगर इफ टाइम परमिट तो असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो सर, एससीबी का एमएससी हो गया है अपना। हाँ, एससीबी का एमएससी अपन देख लेंगे। वो हो गया तो मैं उसमें बोल देता हूँ कि क्वेश्चन पूरे कर लेना। जस्ट सेकंड में देख ही लेता हूँ अभी। मुझे लगा एससीबी का एक चैप्टर तो अपना हो ही गया पूरा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये अपना हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एक मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है, वो अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और एक चैप्टर है इसका, चैप्टर 35, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो ये अपना हो गया है, अलग अलग चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। पर इसमें अब कुछ क्वेश्चन आपके फोर्स फोर्स वाले मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन जब करोगे तो अधिकतर क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, है ना। एक आध दो कोई क्वेश्चन कोई अटके तो रहने देना। मुझे दिख तो रहा है वैसे तो सब सब कुछ हो ही जाएंगे इसके अंदर आपसे। 61 क्वेश्चन से तो ये सब पूरे कर सकते हो आप। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चैप्टर नंबर 35, ये आपको पूरा करना है। क्लियर? थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट वाला आपने सिलेबस में नहीं है, हाँ नहीं है, उसमें थर्मल इफेक्ट वाला कर लीजिएगा। बीबी 3 भी डिस्कस करेंगे, बोला ही था मैंने, है ना। बीबी 1 2 3 तीनों डिस्कस करेंगे अपन आज। ठीक है, टोरॉइड भी अगले चैप्टर में आएगा क्या। टोरॉइड तो इसी में है ना, जो अपन ने पढ़ा कल, पिछली क्लास में पढ़ा तो था टोरॉइड अपन ने, वो तो हो गया अपना, है ना। चलिए, तो अब आगे आज स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो आज सबसे पहले तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरे पास फाइनाइट वायर है, देयर इज अ वायर कैरिंग करंट I and the length of wire is L. There is a wire carrying current I and the length of wire is L. हमारे पास एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ L है, इट इज अ स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर के अंदर I करंट जा रहा है। ठीक है, यू नीड टू इमेजिन अ सर्कुलर लूप, इसके अंदर I करंट है। यू नीड टू इमेजिन अ सर्कुलर लूप, आपको एक सर्कुलर लूप इमेजिन करना है, such that wire is on the axis of the loop. ये हमने एक लूप इमेजिन करा जिससे कि वायर इस लूप के एक्सिस पर है, वायर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। ठीक है, लूप में घूमने की डायरेक्शन ले लो जिससे कि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए। तो ऐसी डायरेक्शन मैंने चूज कर ली, देखो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रल v वेक्टर डॉट dl वेक्टर ओवर द लूप शोन। जो मैंने आपको लूप दिखाया है उस पे इंटीग्रल v डॉट dl क्या आएगा, बताओ। चलो, बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सोच समझ के जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही गोपाल। चलो, इंटीग्रल v डॉट dl पूछा है इस लूप के लिए। ओके, तो मेरे पास कई बच्चों के जवाब आ गए हैं कि ये आंसर आना चाहिए म्यू नॉट आई। बिल्कुल सही, ये आंसर आना चाहिए म्यू नॉट आई बाय एम्पियर सेकेंड लॉ। किसी भी लूप से
इंटीग्रल बी डॉट डी एल होना चाहिए, उससे जो करंट क्रॉस कर रहा है उसके एरिया से, वो करंट इंटू म्यू नॉट। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो वायर है, ये जो वायर मैंने बनाया, ये इस लूप के एक्सिस पर है, इस लूप के एक्सिस पर है, तो इस पूरे लूप पर वायर की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी होगी क्या? इस पूरे लूप पर वायर की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी होगी क्या? लूप इज एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। बच्चे बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो अब क्या आप उस मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, ये मुझे ये एक्सप्रेशन को बी इंटू टू पाई लिख सकते हो क्या? हाँ, इसको बी इंटू टू पाई लिख सकते हो। तो फिर बी क्या आ जाएगा? फिर ड्यू टू दिस वायर बी क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। बच्चे मुझे बोल रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, बिल्कुल सही। तो क्या एक फाइनाइट वायर जिसकी लेंथ एल है, उसके उसको एक्सिस लेके सर्कुलर लूप ले ले अपन, तो सर्कुलर लूप पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर मिलना चाहिए? बताओ। नहीं मिलना चाहिए। चलो, आप समझ गए होंगे कि अब कहा जा रही चीजें। ठीक है, इन्फिनिटी जैसा क्यों आएगा? बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी जैसा क्यों आएगा? तो सिद्धेश कुछ बोल रहा है, इट विल हैव अदर कंपोनेंट। एक्सप्लेन दिस थिंग, जो भी यहाँ हो रहा है एक्सप्लेन करो। y इंटीग्रल b डॉट dl इज म्यू नॉट आई, ये तो सही है, ये तो सही है बिल्कुल। तो अब b आ रहा है म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, क्या ये सही था कि गलत था? एक्सप्लेन करो जो भी चीजें, जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कस हुआ एक्सप्लेन करो। r इज वेरी लेस देन l, नो, r पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि r बहुत छोटा है l से, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है r पे। Because wire will have other components too, it cannot remain uncompleted। आकर्ष का कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, सिमेट्री इज नॉट नेसेसरी इन दिस केस। शांतनु ने भी जो बोला वो भी सही है। क्या आप लोग ये माइक ऑन करके बोल सकते हो, या फिर एवरीवन को भेज दो जो लिखा आपने? आपने जो लिखा है वो सब एवरीवन को भेज दो। आकर्ष एंड शांतनु। विघ्नेश बोल रहा है फील्ड डेंसिटी कैन बी डिफरेंट ऑन हुक। हाँ सही है। चलो, तो आकर्ष ने और शांतनु ने जो बोला था मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। हमने जो मान लिया ना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हर जगह एक जैसी होगी, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो फाइनाइट वायर है ना, अब इस वायर के एंड्स पे क्या है तो बताया नहीं मैंने आपको। इस वायर के एंड्स पे कभी ऐसा हो सकता है कि एक वायर बस ऐसा हो और उसमें करंट हो? इज इट पॉसिबल कि एक सीधा वायर हो, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा और उसमें करंट हो जाए? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। आपने अगर करंट फ्लो करवाया है तो कहीं ना कहीं आपने बैटरी लगाई होगी, कुछ तो करा होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे बैटरी लगाई थी इस तरह से, यहाँ पर आपने ये ऐसे कुछ फ्लेक्सिबल वायर लिया और एक बैटरी लगाई थी। तो जब ये तुमने बैटरी लगा दी ना, तो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लगानी पड़ेगी आपको। करंट उल्टा है तो बैटरी उल्टी दिखाओ, ऐसा। अब इससे सिमेट्री लॉस्ट हो गई, अब सिमेट्री लॉस्ट हो गई। तो हमने जो मान लिया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप पर इस वायर की वजह से एक जैसी है, वो तो सही है। ओनली दिस फाइनाइट वायर की वजह से इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसे आएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वायर की नहीं होगी। यहाँ पर एम्पेयर सेकेंड लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आसपास की सारी चीजों की वजह से होती है। तो ओनली दिस वायर की मैग्नेटिक फील्ड तो सिमेट्रिक है इस लूप पर, लेकिन ये जो दूसरा जो वायर है उसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम एम्पेयर सेकेंड लॉ में। बोलो, चीजें समझ में आ रही है? हाँ, अब मेरे पास एक डाउट, बट एक चीज आई कि भाई बैटरी इंफिनिटी पे लगा दे तो। हाँ, बैटरी लगा लो इंफिनिटी पे, तो ये वायर को तुमको इंफिनिटी ले जाना पड़ेगा। अब वायर को इंफिनिटी ले जाना पड़ेगा तो अपना केस वही हो गया जो हमने पढ़ा था पहले। वायर को इंफिनिटी ले गए अगर आप, तो हमारा केस सेम हो गया। ठीक है, चल, ओके। तो क्वेश्चन का लॉजिक अच्छे से समझ में आया? यस, वेरी गुड, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो भी अपन ने यहाँ सीखा है इसको याद रखना।
इस कॉन्सेप्ट पे कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद करा जाता है। एमईसी पे अच्छा क्वेश्चन जो आता है ना, उसमें इस कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछते लोग। तो ये कॉन्सेप्ट जो भी अपन ने सीखा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसको स्टार स्टार कुछ लगा लो, ढंग से प्रॉपरली लिख लो, है ना। इसको भूलना नहीं है अपन को। ओके, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करा। अच्छा, रेस में भी है ये। ओके, बहुत बढ़िया। रेस में भी है तो अच्छी बात है, फिर तो डबल हो जाएगा। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं। अब अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। अगर वो बैटरी को हुक में से डाल दे तो 0 आएगा। हाँ बिल्कुल सही। बैटरी को अगर हुक में से डाल दे तो फिर एक दो वायर क्रॉस कर जाएंगे लूप से, 0 हो जाएगा। चलो, अब हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। Whenever a charge is moving in magnetic field, it experiences a force due to magnetic field. That force is given by Q V vector cross B vector. Q B vector cross B vector. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हमें पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमें बस पता है एक्सपेरिमेंट से कि भाई ये फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पे। हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो हमें पता चला कि ये क्यू वी बी साइन थीटा, इन चारों चीजों की प्रोपोर्शनलिटी हमें अलग अलग पता चली। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अपन ने मिलाकर फोर्स की डायरेक्शन देखकर हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल गई वो ये है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। अब हमको फॉर्मूला ये याद रखना है बस। ठीक है, इफ आई हैव अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, इट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर है, और जिस लोकेशन पर है वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अभी v वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है। दिस इज द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। देन द फोर्स ऑन द चार्ज इफ q इज पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन द चार्ज इस तरह से आता है, इफ q इज पॉजिटिव। और अगर फोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो, मान लीजिए वो चार्ज नेगेटिव था, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो चेंजेस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद द साइन ऑफ द चार्ज। बिकॉज चार्ज अगर पॉजिटिव है तो बाहर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी क्रॉस बी के अलॉन्ग फोर्स आएगा। चार्ज अगर नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डी क्रॉस बी के अपोजिट फोर्स आएगा। चलो, इसके लिए राइट हैंड रूल ही लगाना है। राइट हैंड में तो सारी चीज राइट हैंड से कराता हूँ भैया। ठीक है, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो, वो फोर्स की डायरेक्शन। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लो, फोर्स की डायरेक्शन। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना आपने सीखा 11 से। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखो, सेकंड की डायरेक्शन में रोल करो, तो सम की डायरेक्शन आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगी। तो हमेशा अपन है ना, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा वो तो राइट हैंड रूल से करूंगा। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल के फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा। ठीक, चलो। चलो, तो ये अपन ने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अपन। लिखो, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, force on moving charge in magnetic field is dependent on force on moving charge in magnetic field is dependent on magnitude of charge, speed of charge, magnitude of magnetic field, and sign of angle between velocity and magnetic field. पहला पॉइंट लिखिए, force on a moving charge in magnetic field dependent on magnitude of charge, speed of charge, magnetic field's magnitude, and sign of angle between velocity and magnetic field. पहला सेंटेंस ये लिखेंगे अपन,
इज इट क्लियर? यस, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इज जीरो। फोर्स इज जीरो, चार्ज पर फोर्स जीरो होगा। फोर्स इज जीरो if particle is neutral, if particle is neutral, अगर चार्ज इज जीरो है तो फोर्स जीरो। सेकेंड, इट इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है वो चल ही नहीं रहा, वो रेस्ट पर हो, तो जब वो रेस्ट पर हो तो फोर्स जीरो। इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, if it is moving parallel to the direction of magnetic field, it is moving parallel to the direction of magnetic field, तो चार्ज पे फोर्स कब कब जीरो आ सकता है? पहली चीज तो वो चार्ज ही नहीं हो, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल हो, अगर न्यूट्रल पार्टिकल हो अगर आपके पास तो उस पर फोर्स जीरो आएगा। दूसरी चीज, अगर रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स जीरो आएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चाहे वो चार्ज हो अनचार्ज हो, उस पर फोर्स जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो। नेक्स्ट चीज, अगर वो मूव कर रहा है पार्टिकल, मान लीजिए उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या एंटी पैरेलल भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटी पैरेलल में भी ऐसे ही होगा, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इन बोथ केसेस फोर्स इज जीरो, इन बोथ केसेस फोर्स इज जीरो। तो फोर्स कब कब जीरो हो सकता है ये अपन ने समझा, ठीक है। अगला पॉइंट, फोर्स अब जीरो कब हो सकता है देखिए, या मैक्सिमम कब होता है वो देखते हैं। देखिए, फोर्स इज मैक्सिमम, force is maximum when particle moves at right angle to the direction of magnetic field. Force is maximum when particle moves perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी इस तरफ थी, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर दिखा दी, तो v वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखेंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर घुमाएंगे अंदर की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, v वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर अंदर घुमाओ। अच्छा, आपको पहले हाथ एडजस्ट करना पड़ेगा कि अंदर घुमा पाओ, अगर आप हाथ ऐसा रख लोगे ना तो अंदर तो घुमा ही नहीं पाओगे आप, ये हाथ ऐसा थोड़ी, उंगलियां ऐसे थोड़ी घुमा पाओगे, तो हमेशा पहले हाथ को एडजस्ट करो जिससे उंगलियां घूम पाए बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ये वाली गलती नहीं करना है अपन को, ठीक है। फिर थंब की डायरेक्शन आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगी। तो ये जो फोर्स होता है मैक्सिमम कब आएगा, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, QVB, इन दैट केस मैग्नीट्यूड इज QVB, क्लियर, इन दैट केस मैग्नीट्यूड इज QVB। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये अपने समझ गया फोर्स मैक्सिमम कब है, ठीक है। अच्छा, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ये लिख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of force is perpendicular to both, the direction of force is perpendicular to both velocity and magnetic field. The direction of force is perpendicular to both velocity and magnetic field. इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है जो मैंने शुरू में बता दिया था, चार्ज के साइन का, चार्ज के साइन का। क्वेश्चंस में 80% मैंने देखा है गलतियां जो होती है ना, जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो ऐसा कुछ दे दिया तो चार्ज नेगेटिव दे दिया, तो बच्चे से गलती हो जाती है, और 80% बच्चों से ये गलती होती है कि वो डायरेक्शन उल्टा करना भूल जाते हैं। भाई अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो v क्रॉस b ऊपर आएगा, लेकिन पॉजिटिव के बदले नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे v क्रॉस b से उल्टा फोर्स लेना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव चार्ज से फोर्स निकालना है तो v क्रॉस b से उल्टा लेना पड़ेगा। तो इसको सेंटेंस बना के लिख लो, ठीक है, शायद याद रह जाए अपन को। देखो, F वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू V क्रॉस B if charge is negative, if charge is negative,
चार्ज नेगेटिव तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये लिखना विखना तो ठीक है, याद होना चाहिए चीज अच्छे से, कितना भी लिख लो याद नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने सेंटेंस से लिखा कि शायद अपन लिख रहे हैं तो याद ज्यादा हो जाए। ओके, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, हमने देखा था साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो एंगल वेरी करोगे तो फोर्स भी बदलेगा। एंगल के साथ अगर फोर्स का मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर देख लेते हैं अपन, अगर अपन थीटा के साथ इस फोर्स का ग्राफ बनाए तो साइन थीटा का ग्राफ आना चाहिए लाइक दिस, 90 डिग्री पर मैक्सिमम QVB, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। पाई पे 0 हो जाएगा, फिर से 0 पे 0 और पाई पे 0। चलो ठीक है, वो अपन को पता था, बना लिया फिर भी। तो फोर्स के बारे में जितनी बेसिक बेसिक चीजें वो अपन ने सब कंप्लीट कर लिया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है ये सब अच्छे से क्लियर? बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चंस करिए, फिर लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। लिखो, a 2 millicoulomb charge, a 2 millicoulomb charge is moving with velocity 3I plus 4j meter per second in magnetic field I minus j plus 2k Tesla. 2 millicoulomb charge is moving with velocity 3I plus 4j meter per second in magnetic field I minus j plus 2k Tesla. What is the force at that instant on the charge? What is the force at that instant on the charge? What is the force at that instant on the charge? What is the force at this instant on the charge? बताइए जल्दी। चलो जवाब आ रहा है मेरे पास बच्चों के। ओके, तो यहाँ पर हमको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से करते आना चाहिए। फोर्स वेक्टर वो होता है Q which is 2 मिलीकूलम 10 to -3 B क्रॉस B। B क्रॉस B कैसे निकालेंगे? I J K वाला जो अपन डिटर्मिनेंट बनाते हैं वो बनाएंगे। पहले B होता है तो B के कोफिशिएंट्स लिख देंगे 3, 4 एंड 0। फिर B है तो 1, -1, 2। नाउ डिटर्मिनेंट ओपन कर लीजिए, तो F वेक्टर हो जाएगा 2 × 10 to -3। फिर I के इनटू में जाएगा 8, 0, 8 तो 8I। J के इनटू में जाएगा 0, -6 तो -6J। K के इनटू में जाएगा -3, -4 तो -7K। बस थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, वो चाहो तो 2 अंदर ले जाओ या ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंदर ले जाता हूँ। तो हो गया 69 -12J -14K मिली न्यूटन। ये 10 पर -3 को मिली लिख देते हैं तो मिली न्यूटन, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो 16 -12 -6। कुछ बच्चों ने -6 लिख दिया है तो उनका गलत है, कुछ बच्चों ने सही लिखा है, -7 8 -6 सही है ना। और मिली यूनिट नहीं लिखा, मिली कुलम नहीं लिखा, तो मिली कुलम जितने भी नहीं लिखा उनका गलत हो गया है। ठीक है, फिर मुझे ये किसी का बिल्कुल सही दिख रहा है, क्या नाम है, एक मिनट, नाम
चलो कुछ बच्चों का एग्जैक्ट सही भी है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इस फोर्स को मैं बोल सकता हूँ कि जो छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा उससे भी परपेंडिकुलर है। मैं किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा ना, किसी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट शुड बी अलोंग द वेलोसिटी, है ना? डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी छोटे से टाइम पे उसको अपन लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt, वो तो वेलोसिटी के अलोंग होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सही बात है। तो इसका अगर कोई वर्क पूछे तो क्या आएगा? वर्क पूछे तो क्या आएगा? जीरो, है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने अभी भी बताया था आपको, अब वो लिख लेते हैं अपन। लिखो लिखो, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, magnetic field force on moving charge perform zero work on it, perform zero work on it. Magnetic field force on moving charge performs zero work on it. It means if a charge is moving in a magnetic field, if a charge is moving in magnetic field, its kinetic energy won't change due to force of magnetic field. If a charge is moving in magnetic field, its kinetic energy won't change ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का कोई वर्क ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का कोई वर्क ही नहीं है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी। या मैं और अलग वर्ड में बोलूं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसका मोशन हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से होना चाहिए। अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज, है ना? अब ईशान बोल रहा है मतलब नो एक्सेलरेशन, नहीं, एक्सेलरेशन हो सकता है बिकॉज फोर्स तो है, बट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है? तो हम, हाँ, कुछ कुछ होगा वैसा, तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है बताओ? एक्सेलरेशन हो सकता है, मैंने बोला एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो इससे क्या समझ में आ सकता है अपन को? एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जैसा है, हाँ, और कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये तो बात की बात है, उस थोड़ा बेसिक चीज, ए डॉट बी इज जीरो या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, वैभव ने सही बताया। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन जो होगा उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। विद इन मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो ऑलवेज। तो अपन ये बिना सोचे समझे मतलब क्वेश्चन में फटाफट लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे घुमा फिरा के सेंटेंस आते हैं, ठीक है? इफ अ चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है उस पर, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। चलो, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब अपन ने एक ही क्वेश्चन करा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें मैंने वेलोसिटी दे दी थी, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी थी। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा डायरेक्ट दे दो आपको। अगला क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन is projected perpendicular to magnetic field. An electron is projected perpendicular to magnetic field of magnitude 5 Tesla. Of magnitude 5 Tesla. An electron is projected perpendicular to magnetic field of magnitude 5 Tesla, and it was accelerated by 100 volt potential. It was accelerated by 100 volt potential. 100 नहीं, 1000 लिख लो, 1000 volt potential. It was accelerated by 1000 volt potential. What will be force in magnetic field on the electron? What will be force in magnetic field on the electron? अब थोड़ा घुमा के दे दिया क्वेश्चन मैंने। एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला की है, उसमें परपेंडिकुलर फेंका है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन को फेंकने से पहले 1000 वोल्ट से एक्सेलरेट करा गया। इसका मतलब क्या है सोचना आप?
और एक्सेलरेट करोगे तो डेफिनेटली उसकी स्पीड आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से स्पीड के लिए मैंने कुछ डाटा दे दिया है, अब उस पर फोर्स पूछ लिया, तो थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिया चीजें। करो। टुडे वॉइस इज लो, क्या बात कर रहे हो? बाकी बच्चे बोल रहे सही है, ठीक है, एक आध कहीं किसी के जगह पे होगी, कम हो सकता है, ठीक है। मैं बोला लो ठीक है। चलो अब कुछ मैंने इसको बंद करके चालू करा है, तो देख लेना, शायद आवाज बेटर हो गई हो पहले से। और एक मेरे पास बेटर, अच्छा ठीक है। अब वो हो सकता है ये ना, वो बैटरी सेवर मोड में चला जाता है लैपटॉप, तो उससे कुछ होता होगा शायद, क्योंकि अभी मैंने देखा बैटरी सेवर मोड में था, तो मैंने बैटरी पे डाल दिया उसको, वो चार्जिंग पे डाल दिया। सिद्धेश ऐसे आंसर थोड़ी देंगे हम, है ना, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ आंसर देने का। सिद्धेश डाटा दिया है मैंने आपको, तो डाटा में मुझको फोर्स की वैल्यू बताओ, करो कैलकुलेशंस। आप सबको मैंने डाटा दिया है क्वेश्चन में, तो डाटा रख के कैलकुलेट करो। आप मुझे एक्सप्रेशंस दे रहे हो आंसर्स में, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन को फेंका गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो 1.6 10 माइनस 19 कूलम, उसको पहले 1000 वोल्ट से एक्सलेट करा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो E इंटू बी हो जाएगी। तो किसी चार्ज को पोटेंशियल से एक्सलेट करो तो Q इंटू वी, Q इंटू वी, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को बी वोल्ट से एक्सलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV। ये चीज बहुत बार यूज होगी एमईसी में। एमईसी में कई बार ऐसा करते हैं कि चार्ज को एक्सलेट करके दे देते हैं अपन को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को इस तरह से समझना पड़ती है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ जाएगी आपके पास रूट 2 ev बाय एम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हो, पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको फोर्स पूछा है, तो ये भी बोला गया है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर फेंका है, तो फोर्स हो जाना चाहिए टी वी बी इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। बस अब सबकी वैल्यू रखना है, ई ये हो जाएगा 2ev बाय एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब सबकी वैल्यू रखते जाओ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 रूट ओवर 2 टाइम 1.6 into 10 power minus 19, potential is 1000 divided by mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31, magnetic field is 5 Tesla। चलो बस अब इसे कैलकुलेशन करना है, इतना छोटा सा कैलकुलेशन से बहुत फटाफट हो जाएगा कैलकुलेशन ही, जल्दी से करो। तो 1.5 10 power minus 11, बच्चों का मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5 10 power minus 11। बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, चेक कर लो जल्दी से बाकी सब भी। 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 11, इसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो 2 डिजिट में 1.44 कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 अप्रॉक्स लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशंस भी आना चाहिए अपन को, है ना। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? कैलकुलेशन ऐसी करना है आपको, है ना। ये कभी भी, जैसे मैं तो छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अगर यहाँ कैलकुलेशन छोड़ोगे तो एग्जाम में भी आपसे नहीं होगी, ठीक है। कभी भी ऐसी कैलकुलेशंस को पूरा 100% करने की आदत डालो, छोड़ना नहीं बीच में, ठीक। चलो, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ,
एग्जाम में नहीं होती है फिर कैलकुलेशन, अगर यहाँ पूरी नहीं करोगे, यहाँ आदत 100% करने की नहीं रहेगी तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यूट्रॉन is moving with velocity. A neutron is moving with velocity 5 meter per second. A neutron moving with velocity 5 meter per second in magnetic field of 5 Tesla perpendicular to it. Of magnetic field 5 Tesla perpendicular to it. चलो बच्चों का जवाब आने लग गया मेरे पास। अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ ना। What is the velocity? What is the magnitude of velocity after 5 seconds? What is the magnitude of velocity after 5 seconds? What is the magnitude of velocity after 5 seconds? अब जिन्होंने भी मुझे आंसर 0 लिख के दिया था सबका गलत। ठीक है, तो है ना, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करा गया है। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ दे दी है मैंने, शायद 10 टेस्ला ले लो। ठीक है, 5 सेकंड बाद न्यूट्रॉन की वेलोसिटी पूछी, तो आंसर 5 ही आना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा ही नहीं उस पर। ठीक है, और जिन्होंने भी मुझे बिना क्वेश्चन सुने आंसर 0 दिया था ना, देखो सबका गलत हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसे दी जाए। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना भी पड़ सकती है। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। हाँ ठीक है, फ्रॉम, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप a charge q, from center of square loop a charge q is projected in the plane of square loop with speed v. From center of square loop a charge q is projected within the plane of square loop with speed v. From center of square loop a charge q is projected with speed v within the plane of square loop. Loop has side A and carrying current I. Loop has side A and carrying current I. Loop has side A and carrying current I. What is the instantaneous force? What is the instantaneous force on the charge? What is the instantaneous force on the charge? उस चार्ज पे एक समय कितना फोर्स है? What is the instantaneous force on the charge? What is the instantaneous force on the charge? चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास।
चलो, अब बच्चों का, कई बच्चों का आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगी बस, और फिर बाकी फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। अब मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली स्क्वायर लूप के एक्सिस के अलोंग आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है एफ, तो एफ पर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह से है, तो एफ इन दोनों के परपेंडिकुलर इस प्लेन में लग जाएगा। अब कितना होगा, वो क्यू वी बी साइन क्यू वी बी कर देंगे, तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। बस आपको क्यू तो पता है, वी तो पता है, बी चाहिए। तो स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हर एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर लो। तो एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक साइड का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी a by 2, तो i अपॉन a by 2, और दोनों कॉर्नर के एंगल 45 45, sin 45 प्लस sin 45 1 by √2 प्लस 1 by √2 √2। तो एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड ये और उसका 4 टाइम, ये हो गया टोटल स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर QVB। ये होना चाहिए आंसर, थोड़ा अरेंज कर लो अच्छे से, लिख दो बस इसको। तो ये आ जाएगा, देखो 4 से 4 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 √2 QV म्यू नॉट i अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया तो पाई a। ये आ गया आंसर, 2 √2 QV म्यू नॉट i अपॉन पाई। ठीक, चलो, कुछ बच्चों के आंसर मैच कर रहे हैं, कुछ के नहीं कर रहे हैं। देखो अच्छे से, क्लियर सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या है। एक चार्ज है मेरे पास, चार्ज उसका क्यू है, मास m है, ये गिवन है आपको। यहाँ उसको ओरिजिन से v नॉट स्पीड से फेंका गया है थीटा एंगल पे, थीटा नहीं दिया मैंने, थीटा इज नॉट नोन टू अस, ठीक है, उसको थीटा एंगल पे फेंका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय E नॉट I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय E नॉट I कैप। मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर आपको मैंने बताई नहीं कितनी है, अननोन है वो, आपके लिए अननोन मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर स्पेस में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वो चार्ज है ना, x, y पॉइंट पे जब पहुंचा, किसी पॉइंट x, y पे पहुंचा है, x और y आपको नोन है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी ये है, एट द पॉइंट x, y उसकी वेलोसिटी दे दी। ओरिजिन पर वेलोसिटी पता है आपको, थीटा एंगल पता है, v नॉट पता है, तो ओरिजिन पर वेलोसिटी पता है, और एक पॉइंट x, y पे वेलोसिटी पता है, और आपको पता है कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट I कैप और मैग्नेटिक फील्ड इज अननोन। नाउ यू नीड टू फाइंड E नॉट, वो E नॉट कितना है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताओ। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी इज अननोन, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है ना, ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दो। चलो, एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास, चेक करते हैं अपन। दो बच्चों के आ गए, वेरी गुड। बुराउद्दीन गलत है, सम्यक का आंसर आया है, सिद्धेश का आया है, और बुराउद्दीन ने दो आंसर दिए। बुराउद्दीन ऐसा क्यों करा? अच्छा, आपका एक ही आंसर, सॉरी। सिद्धेश चेक करते हैं अपन, शायद लॉजिक पकड़ लिया है सिद्धेश और सम्यक ने। सिद्धेश और सम्यक ने देखो इतनी जल्दी आंसर दे दिया, मतलब सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन तो इजी है। भोपाल का भी आंसर आया, वेरी गुड। शांतनु का भी कुछ आंसर आया है, शांतनु नहीं, आपका गलत है। भोपाल, हाँ, इसमें कोई रोल ही नहीं है उसका, बिल्कुल सही। चलो, वैभव गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है यहाँ पर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने कुछ पढ़ा हुआ है, उसका यूज हो रहा है यहाँ पर। आपको मैग्नेटिक फील्ड जब मोशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या नहीं होता है ये बताया था आपको, वो चीज दिमाग लगाओ। वैभव अभी भी कुछ गलत लग रहा है। यश गगनदीप बिल्कुल सही। बस, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या नहीं होता ये सोच लिया तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए।
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये भी ध्यान रखो अंशुल, गोपाल। हाँ मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, ये हिंट है आपके लिए, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, ये आपके लिए हिंट है। अब हो जाएगा, आपसे करो जल्दी। करो। वैभव को कुछ आंसर आया, वैभव एक्स नहीं, आपके आंसर में गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करेगी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड तो करती नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कांस्टेंट दी है मैग्नीट्यूड में, ई नॉट दी है, और एक्स एक्सिस में दी है, तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वर्क हो जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ई नॉट इंटू एक्स इंटू चार्ज, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होगा यहाँ पर, और किसी का वर्क तो है नहीं। दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड 2v0 है माइनस इनिशियल स्पीड v0 थी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी वर्क डन, बस इससे आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। यहाँ से देखो e0 मिल गया आपको, ये कितना हुआ 4 माइनस 1 3, तो 3/2 mv0 स्क्वायर अपॉन qx, ये आंसर। बोलो समझ में आया? यस इजी था क्वेश्चन ना भाई। वर्क डन जो टोटल है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, उसका वर्क लिखना भी आसान हो गया। ठीक है, चलो तो अब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के काफी क्वेश्चन देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो तो किस किस तरह का मोशन कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अपन पहले आसान चीजें कंसीडर करेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही लेंगे, तो लिख लो मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग लिखो मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास कुछ आया डाउट, सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज कांस्टेंट, तो उससे साइन थीटा रूट 2 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो वेदांत आप ऐसा क्यों बोल रहे हो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो है वहां भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर है आपको क्या पता? मैं एक्सेलरेशन वाई में 0 कैसे बोल दिया आपने? आपको क्या पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है? हो सकता है उसका कुछ फोर्स हो वाई डायरेक्शन में, हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। वर्क नहीं कर रही तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि फोर्स नहीं लगाती। हाँ, कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो फोर्स भी 0 थोड़ी है ना। चलो ठीक है, आगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें सबसे पहले केस 1, हम अलग अलग सिचुएशंस को समझेंगे सबसे पहले। तो केस 1 में मैंने क्या करा, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा। मैग्नेटिक फील्ड हमने बोली दी थी यूनिफॉर्म है, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देख रहे हैं, तो मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसी के पैरेलल हमने वेलोसिटी दे दी। ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल को इसी के पैरेलल वेलोसिटी दे दी आपने। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको इसी के पैरेलल वेलोसिटी दे दी। तो बताओ क्या होना चाहिए, कैसा मोशन होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा मोशन होना चाहिए? फोर्स क्या होगा उसके ऊपर पहले बताओ, फोर्स क्या होगा? 0, फोर्स इज 0, है ना। अच्छा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और कुछ फील्ड नहीं है, और किसी फील्ड को नहीं सोचना है आपको, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में फोर्स 0, तो पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं है तो सीधा सीधा चलते जाएगा वो, तो
तो ये कैसा कैसा मोशन हो जाएगा? द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। बिल्कुल ठीक। चलो, तो हमने समझा अगर वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दे दी जाए तो पैरेलल वेलोसिटी से वो सीधे सीधे चलते जाता है। ठीक। अब केस 2, बी वेक्टर से परपेंडिकुलर कर दी वेलोसिटी। तो देखो, बी वेक्टर समझाने के लिए मैं बोर्ड में ऐसे क्रॉस दिखा रहा हूं। ये क्रॉस शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी तो क्रॉस की डिस्टेंस इक्वल इक्वल बनाएंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहे बी वेक्टर के ऐसे क्रॉस। अब किसी लोकेशन पर मैंने चार्ज को रखा और इस प्लेन में वेलोसिटी दे दी, प्लेन में वेलोसिटी दे दी। प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन में वेलोसिटी दी है, तो डेफिनेटली v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, है ना। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। अब फोर्स किधर आएगा देखते। तो b इधर, b अंदर, v क्रॉस b ऊपर आएगा। चार्ज मान लेते पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे। कितना होगा? v परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज qvb। ठीक है, आप जानते हो कितना है फोर्स को। अब ये जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता पर उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो थोड़े से टाइम में अगर चार्ज का पाथ देखे तो ऐसा आर्क जैसा होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। Am I right? थोड़े से टाइम में बिकॉज ऑफ द फोर्स एक आर्क जैसा पाथ होना चाहिए बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। ये सही है क्या? हाँ, ठीक है। अब जो नई पोजीशन आई ना वहां देखो, नई पोजीशन पे पार्टिकल को फिर से रखो। मान लीजिए पार्टिकल तुम्हारा चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ वेलोसिटी होना चाहिए उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। तो अब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बी इधर, बी अंदर, बी क्रॉस बी, देखो ऐसा आएगा, बी क्रॉस बी ऐसा आएगा। तो ये फोर्स भी तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। जैसा डायग्राम यहाँ था ना वेलोसिटी और फोर्स का, वैसे डायग्राम तो सेम बना। तो जैसी आर्क यहाँ बनी थी वैसी आर्क यहाँ भी बना सकता हूँ ना? बोलो, सेम आर्क में यहाँ भी बना सकता हूँ ना, क्योंकि सेम डायग्राम है। तो सेम आर्क मैंने यहाँ भी बना दी। अब बताओ इसी तरह से आर्क को बार बार बनाते जाऊंगा तो क्या दिख जाएगा मुझको? ऐसे ही मैं आर्क को रिपीट करते गया तो सर्कल बन जाना चाहिए, है ना। इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था वो पूरे टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट करेगा और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन in the region of magnetic field. Particle is performing circular motion in the region of magnetic field. ठीक है, मान लो सर्कल बन गया है। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। जो भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का सेंटर, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा। अच्छा, ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, पार्टिकल की स्पीड की है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²r होना चाहिए ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होना चाहिए वो mv²r होना चाहिए ना। अगर मैं इसको इक्वेट कर लूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगी, एक v से v कैंसिल हो गया, mv/qb, mv/qb उस काम का एक्सप्रेशन है। When in uniform magnetic field a charged particle is projected perpendicular to magnetic field. Charged particle is projected perpendicular to magnetic field and magnetic field is uniform. The particle performs circular motion. In which plane it is performing circular motion? The plane of the circle is perpendicular to plane of magnetic field. Magnetic field की डायरेक्शन से perpendicular plane में। ठीक है, the circle is in a plane perpendicular to b vector. मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। क्या बात समझ में आई? है ना। अब देखो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना,
बच्चों को कुछ चीजें उसमें समझना पड़ती है क्वेश्चन में कि पाथ कैसा बनेगा, सर्कल होगा किधर, सर्कल किधर होगा। तो उसकी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई कि सर्कल का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा। तो जहां से पार्टिकल को फेंका गया है ना, जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है उस लोकेशन पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिधर फोर्स लग रहा है ना उधर सर्कल का सेंटर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जिधर फोर्स लग रहा है ना उधर सर्कल का सेंटर है। ये समझ में आ रहा है। सर्कल का प्लेन आपको पता चल गया, अब सर्कल का सेंटर ढूंढना था, तो सेंटर कैसे ढूंढने समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं क्वेश्चन में वो ये करते हैं, सर्कल का सेंटर सही नहीं ढूंढते, सर्कल को ड्रॉ नहीं कर पाते सही सही, तो उसमें गलतियां होती है। तो सर्कुलर मोशन के केस में सर्कल कैसा ड्रॉ होता है, सर्कल ड्रॉ होता है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और क्या प्रॉपर्टी है सर्कल की, जहां स्टार्टिंग में पार्टिकल था वहां पर देखो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर सर्कल का सेंटर आएगा। स्टार्टिंग वाली लोकेशन से कितना डिस्टेंस पे आएगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो तुम्हें सर्कल के बारे में सब कुछ पता चल गया, उसकी रेडियस मिल गई, उसका सेंटर की लोकेशन मिल गई, तो सर्कल पूरा ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल की इक्वेशन वगैरह लिख सकते हो, आप जो मैथमेटिक्स में लिखते हो ना इक्वेशन सर्कल की वो लिख सकते हो। ठीक, चलो, तो सर्कल की सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, यू कैन राइट देम डाउन कि कैसे ढूंढना है सर्कल। सर्कल इज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द सेंटर ऑफ सर्कल is in the direction of force and it at a distance r from the initial position of particle, पार्टिकल जहां है वहां से r डिस्टेंस पर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज, जो रेडियस का फॉर्मूला आया हमारे पास, अब वो किस किस चीज पे डिपेंडेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं अपन। m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो स्पीड बोलेंगे इसे। अच्छा ये किस डायरेक्शन में थी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से जो परपेंडिकुलर स्पीड है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो है ये। q इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, v इज द मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है रेडियस। ठीक है, ये जो mv है इसको अपन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, p मोमेंटम इज mv। तो रेडियस को देखो और अलग तरह से भी लिख सकता था मैं, इसको लिख सकता था p अपॉन क्यू बी, है ना। अच्छा फिर ये q अपॉन m जो होता है, q अपॉन m वो स्पेसिफिक चार्ज होता है पार्टिकल का, इसको लिख सकते हो v अपॉन अल्फा बी, अल्फा इज क्यू बाय m, इसे आप लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाय चार्ज बाय मास। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है, अच्छा मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी तो लिख सकता हूँ, मोमेंटम इज रूट 2m के, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता हो तो मोमेंटम निकाल सकते हो रूट 2m के से। अच्छा जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सलेट कराया था, मान लो चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सलेट कराया था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय v potential difference then kinetic energy should be qb, काइनेटिक एनर्जी शुड बी qv, तो उसको qv लिख सकते हो, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा रूट 2m qb अपॉन qb। ठीक है, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी मान लो कि पार्टिकल थर्मल मोशन कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आइडियल गैस जैसे हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गैस लिया आपने, उस इलेक्ट्रॉन गैस में इलेक्ट्रॉन है ना थर्मल मोशन की वजह से स्पीड रख रहा है, तो उसके थर्मल मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT डाल सकते हैं ना, तब काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT डाल देना। अब वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, पर आप वो भी कर सकते हो, अब अपने पास लिख लीजिए अलग से पूरा सेंटेंस बना के, if electron is having thermal kinetic energy then kinetic energy is 3/2 kT where k is the Boltzmann constant।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी थर्मल वाली अगर होगी तो उसको 3/2 kT लिख लेना। T is the temperature in Kelvin and K is Boltzmann constant। वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर आपको काइनेटिक एनर्जी को। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशन जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस में आपको लगाने पड़ते हैं फॉर्मूलेस। तो रेडियस के सारे फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। चलो क्या है, समझ में आया सारे? ऑल क्लियर? बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल की रेडियस तो निकाल ली। अभी सर्कल में घूमने का टाइम पीरियड क्या है उसका, कितने टाइम में पूरा चक्कर लगा लेगा, जरा वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकाले? यहां से स्टार्ट करके घूम के आने का टाइम, यहां से स्टार्ट करके घूम के आएगा तो 2πr डिस्टेंस कवर होगी। 2πr डिस्टेंस कवर हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है? v, तो 2πr/v। टाइम पीरियड शुड बी 2πr/v। r की वैल्यू डाल दो, mv/qb। तो 2π/v mv/qb, 2π/v mv/qb। देखो v से v कैंसिल हो रहा है तो आ रहा है 2πm/qb। q/m को फिर से स्पेसिफिक चार्ज डाल सकते हो तो आ रहा है 2π/α_v, 2π/α_v। टाइम पीरियड आ गया। और बहुत इंटरेस्टिंगली देखो, टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं है, स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो एक जैसे पार्टिकल है, एक जैसे, उनका चार्ज और मास का रेशियो एक जैसा है, चार्ज और मास का रेशियो एक जैसा, उनका अल्फा एक जैसा है। अब इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका मैंने, अलग अलग स्पीड से फेंका, अलग अलग स्पीड से फेंका, तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसकी रेडियस कम, तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी पर एक ही टाइम में वापस आ जाएंगे। मतलब एक की स्पीड कम तो सर्कल कम बनेगा, एक की स्पीड ज्यादा तो सर्कल बड़ा बनेगा, लेकिन दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ऐसा दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे एक ही टाइम में, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके एक साथ वापस इनिशियल पोजीशन पहुंचेंगे। टाइम पीरियड सेम, समझ पा रहे हो? ये दोनों का सर्कुलर मोशन अलग अलग सर्कल में हो रहा है, एक जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसकी रेडियस कम, बट द टाइम पीरियड इज सेम। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, ओमेगा रिलेटिव एक तरह से जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं अपन। ओमेगा ओमेगा होता था 2π टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दो। टाइम पीरियड कितना था अपना, ये लिखा एक्सप्रेशन 2πm/qb। देखो 2π कैंसल, ये qb/m आ गया ना, या फिर अल्फा बी, अल्फा बी। कितना आसान सी चीज आ गई, स्पेसिफिक चार्ज इनटू बी, पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, लोग फ्रीक्वेंसी भी पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा होता है 2πf, या टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी वो भी निकाल सकते हो, मैं बीच में लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, इट इज 1/टाइम पीरियड, तो इसका पूरा उल्टा लिख लेना, तो qb/2πm या अल्फा b/2π। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी भी लिख दी मैंने। चलो, तो उससे रिलेटेड अपन ने अलग अलग चीजें लिख दी, चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड। उसका एंगुलर मोमेंटम भी पूछ लेते कभी कभी लोग, एंगुलर मोमेंटम एल वो हो जाएगा आई ओमेगा या mvr, सर्कुलर मोशन में mvr भी लिख सकते हैं अपन। तो v की एक्सप्रेशन रख दो mv/qb, तो ये जाएगा देखो m²v²/qb। क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम को तुम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, m/qb इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हाफ mv², उसको लिख दिया अपन ने काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और भी घुमा फिरा सकते हो उसको, अभी मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ। क्या है सब क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, अब काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जो हमको ये समझना थी। एक तो जो टाइम पीरियड था वो डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड पे, इससे क्या हो रहा है कि अलग अलग स्पीड से पार्टिकल को फेंको
तो अलग अलग रेडियस के सर्कल लेकिन सेम टाइम पीरियड एक साथ घूम के वापस आएंगे, है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज थी। अच्छा एक और चीज, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव कर दिया, अगर नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव करेंगे अगर चार्ज पार्टिकल को तो क्या होगा, इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, क्या डिफरेंस आएगा, ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पूरे डायग्राम में कोई डिफरेंस आता कि क्या होता बताओ, सेंटर नीचे आ जाता, बिल्कुल सही, है ना। जो फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज पर वो v क्रॉस b के अलॉन्ग ऊपर नहीं होता, नीचे होता, तो सेंटर नीचे आता, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता, ठीक है। उसके ओमेगा के डायरेक्शन यहाँ इनटू द बोर्ड और यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड, यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड है ओमेगा की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के लिए ओमेगा आउट ऑफ द बोर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनटू द बोर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट है और नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये उनके ओमेगा की डायरेक्शन चेंज है, क्लियर। चलो तो काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया अपन ने केस 2 में, मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंको तो क्या क्या होता है वो सब देख लिया, ऑल क्लियर। यस बहुत बढ़िया, ठीक। और क्वेश्चंस वगैरह इस पे करेंगे अपन, लेकिन अभी अपना केस 1 केस 2 दो ही केस हुए, थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं, फिर कॉमन सब पे क्वेश्चंस करेंगे। चलो केस 3, केस 3 केस 1 में पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल फेंका, केस 2 में परपेंडिकुलर फेंका। अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच में कर दो, जनरल एंगल पे कर दो। केस 3 जनरल एंगल पे पार्टिकल को फेंक देते हैं, देखो प्रोजेक्शन एट एन एंगल, प्रोजेक्शन एट एन एंगल with magnetic field, case 3 projection at an angle with magnetic field, projection at an angle with magnetic field। ठीक है, तो देखो समझो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने एक्स वाई एक्सिस दिखा है, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में एक एंगल पर है, ये वेलोसिटी है थीटा एंगल पर, वेलोसिटी है थीटा एंगल पर। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर सकते हैं v cos थीटा, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर ले सकते हैं v sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने अगर अलग अलग कंपोनेंट्स को देखे तो वो तो मोशन सीखा हुआ है अपन ने, अगर v cos थीटा की वजह से मोशन देखे तो कैसा मोशन होगा, मान लो ओनली v cos थीटा होता, पार्टिकल की वेलोसिटी ओनली पैरेलल वाली होती, तो क्या होता मोशन बताओ, बताओ स्ट्रेट लाइन में चलता, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलते जाता वो बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, केस 1 जो हो जाता। वेरी गुड। अगर ओनली v sin थीटा होती तो क्या होता, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली v sin थीटा जो इधर है वो होती तो क्या होता, सर्कुलर मोशन होता ना, दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है, सीधा भी जाना चाहिए पार्टिकल को, घूमना भी चाहिए, क्या करना चाहिए इसका मतलब, स्पाइरल होना चाहिए, बिल्कुल सही, है ना, वो आगे भी जाएगा घूमेगा भी, तो इसको स्पाइरल नहीं बोलते, स्पाइरल एक प्लेन में होता है, ये जो मोशन होता है इसे बोलते हैं साइक्लॉइड, सॉरी गलत बोल दिया, इसको बोल देते हैं अपन हेलिकल पाथ, इस तरह के मोशन को बोलते हैं हेलिकल पाथ। पार्टिकल विल आल्सो रोटेट एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड डायरेक्टेड, आगे भी मूव करेगा और घूमेगा भी, तो इस तरह का कुछ मोशन दिखेगा आपको, दिस इज कॉल्ड हेलिकल। स्पाइरल का मतलब होता है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में एक सेंटर के अबाउट घूमते जाए और धीरे धीरे रेडियस चेंज होते जाए, उसको स्पाइरल बोलते हैं, तो इसे स्पाइरल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हेलिकल, लाइक स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग के जैसा या सोलोनॉइड जैसा, स्प्रिंग के जैसा है सोलोनॉइड जैसा, तो इसे अपन बोल देते हैं हेलिकल मोशन।
अगर इस हेलिक्स को सामने से देखोगे ना, इधर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। फ्रॉम दिस साइड अगर देखोगे तो आपको पूरा सर्कल दिखना चाहिए, ठीक है। सर्कल में जो अपन को स्पीड दिखेगी जिससे पार्टिकल चल रहा था, टेंजेंट वाली स्पीड, वो दिखेगी v sin थीटा। तो सर्कल की जो रेडियस आनी चाहिए वो आप बता सकते हो। रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स वो होना चाहिए mv sin थीटा अपॉन qv। जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी उस पर रेडियस डिपेंड करेगी, ठीक है। और इधर आगे बढ़ने की जो स्पीड थी वो कांस्टेंट हो जाएगी, पार्टिकल इधर कांस्टेंट स्पीड v cos थीटा से चलेगा। क्या है, समझ में आ रहा है? चलो हेलिकल क्यों है पाथ, ये फिर से समझ लेते हैं। पार्टिकल v cos थीटा की वजह से सीधा सीधा जाना चाहता है, v sin थीटा की वजह से घूमना चाहता है। तो दोनों एक साथ सोचो, पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है बट आगे भी बढ़ रहा है। पार्टिकल इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो घूमना प्लस आगे बढ़ना एक साथ सोचो तो ये मोशन होगा, इसे बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। चलो अब हेलिकल मोशन में एक पॉइंट से स्टार्ट करा उसने, एक सर्कुलर मोशन पूरा करा और वापस इसी लाइन पर आया, वापस इसी लाइन पर आया। तो थोड़ा आगे बढ़ गया वो, जैसे इस डायग्राम में दिखाऊं, यहां से स्टार्ट करा, पूरा सर्कुलर मोशन करके यहां पहुंचा। तो ये जो डिस्टेंस आती है उसे कहा जाता है पिच। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसे बोला जाता है पिच, ठीक है। आप अगर एक स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग में वायर घूमता है, तुम अगर ऊपर से देखो तो वायर और वायर के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड पिच। वायर एक सर्कुलर मोशन करके कुछ आगे बढ़ गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं पिच। पिच क्या है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही गगनदीप, वेरी गुड, ठीक है। अब पिच कितना होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में किस स्पीड से मोशन है, v cos थीटा से। और सर्कुलर मोशन पूरा होने का टाइम क्या होता है वो आप जानते हो, t इक्वल टू, ये लिखा हुआ था तुम्हारे पास, देखो बस मल्टीप्लाई कर दो तो पिच मिल जाएगा आपको। वो होना चाहिए टाइम पीरियड इंटू v cos थीटा। टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qb इंटू v cos थीटा, v cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो हेलिकल मोशन में ना दो चीजें लोग ज्यादा पूछते हैं, एक तो रेडियस पूछ लेते हैं, दूसरा पिच पूछ लेते हैं। रेडियस पूछ लेते हैं, पिच पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, मान लो पार्टिकल ने 4 पिच के बराबर डिस्टेंस कवर कर लिया है। मान लीजिए पार्टिकल ने 4 पिच के बराबर डिस्टेंस कवर कर लिया है, या सिंपली चलो एक पिच के बारे में पूछता हूँ। पार्टिकल ने एक पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करी है, तो उसने पाथ लेंथ कितनी कवर करी होगी, क्या बता सकते हो मुझे? इन मोशन ऑफ वन पिच, एक पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करी जब उसने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो उसने टोटल पाथ लेंथ क्या ट्रेवल करी? नहीं सर्वेश, गलत जवाब। शांतनु गलत जवाब, पाथ लेंथ ही नहीं आएगी। रचित का भी कुछ आया है जवाब, गोपाल का गलत, नहीं 2 पाई आर गलत है, 2 पाई आर गलत है। एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन हुआ है तो उसने पाथ लेंथ क्या कवर करी है? बहुत आसान जवाब है, 2 पाई आर से ग्रेटर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 पाई आर से ज्यादा है। नहीं 2 पाई आर प्लस पिच भी गलत है, नहीं। रचित का सही जवाब है, रचित का सही जवाब, वेरी गुड रचित। सोहम का भी सही जवाब, गोपाल का भी सही जवाब। भैया डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। जब भी कोई डिस्टेंस पूछे आपसे तो सिंपली स्पीड इनटू टाइम करना चाहिए आपको। कितनी स्पीड से मोशन हो रहा है, v से। कितना टाइम में पूछा मैंने आपसे, एक टाइम पीरियड में। तो आ गई डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो पूरा पाथ है यहाँ से, ये वाला पाथ, ये वाले पाथ की लेंथ जो है वो निकल जाएगी हमारे पास। समझ में आया? इन अ कंप्लीट टाइम पीरियड जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल हो रहा है, दैट लेंथ
स्पीड इनटू टाइम। क्या ये क्लियर? यस। अब बताओ 2 पाई आर से कितना फर्क है इसका? आपने मुझे कई बच्चों ने 2 पाई आर भी जवाब दे दिया था। तो 2 पाई आर और इसमें कितना डिफरेंस है? पिच को इससे रिलेट कर सकते हैं क्या? 2 पाई आर और पिच से रिलेट कर सकते हैं क्या इसको? एक चीज चेक करो, 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पिच का स्क्वायर और ये जो डिस्टेंस आई इसके स्क्वायर में क्या रिलेशन है? ये जो डिस्टेंस है b इंटू टाइम पीरियड इसका स्क्वायर, इनमें क्या रिलेशन है? चेक करो, इक्वल है क्या? ये इक्वल आ रहा है क्या? अब क्यों आ रहा है बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? हो रहा है क्या इक्वल? बच्चे गगन गोपाल बोल रहा है नहीं। चेक कर लो हाँ या ना। चलो गोपाल बोल रहा है यस हो रहा है, बहुत बढ़िया है ना। तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू आपको पता है वो रखो। 2 पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इसका स्क्वायर। और पिच क्या था? बी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये देखो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो दोनों में कॉमन है। वी साइन थीटा का स्क्वायर, वी कॉस थीटा का स्क्वायर, वी स्क्वायर आ जाएगा, तो यही आने वाला है, डेफिनेटली वी टी स्क्वायर आने वाला है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? पाइथागोरस थ्योरम बन रही बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारी लेंथ थी सर्कुलर मोशन वाली, उसका प्लेन अलग और पिच का प्लेन अलग, दोनों परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से बन रहा है, रिजल्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल ट्विस्टेड जैसा हो गया ये, है ना? यस, बिल्कुल सही। चलो, तो हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करी। ठीक है, हमने हेलिकल मोशन समझा पूरा कैसा होता है, हेलिकल मोशन की कुछ चीजें निकाली। अच्छा, हेलिकल मोशन में जनरल टाइम पे वेलोसिटी भी पूछते। एक आध मिनट बचा है तो एक आध मिनट में कर लेते हैं अपन। देखो, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखाई थी वो वाई डायरेक्शन में थी, ये जेकेप में थी। तो जेकेप की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो एक्सजेड प्लेन है, एक्सजेड प्लेन है, उसके अंदर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट उसका एंगल चेंज हो रहा है। स्पीड जो कांस्टेंट है t इक्वल टू 0 पर स्पीड इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी और डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद थीटा थीटा एंगल कवर हो जाएगा। कितना एंगल कवर होगा टी टाइम में? तो थीटा शुड बी ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना होगा वो लिखा है आपके पास। तो यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो v sin थीटा है ना। ये थीटा और वो थीटा अलग है, इसको अल्फा बोल दो, इसको कुछ और बोल देते फाई। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का आप एक्स और वाई में एंगल निकाल सकते हो। अगर यहाँ फाई एंगल कवर हुआ है तो v sin थीटा का cos फाई कंपोनेंट x में आएगा, साई फाई कंपोनेंट y में आएगा, z में आएगा, सॉरी z में आएगा। इधर z एक्सिस था, इस डायरेक्शन में z एक्सिस था, इस डायरेक्शन में x एक्सिस था। तो x और z में इसके कंपोनेंट लिख सकते हो। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो आप। वेलोसिटी वेक्टर वो हो जाएगा हमारे पास v sin थीटा का cos फाई कंपोनेंट, फाई इज ओमेगा t इन आई कैप। देन z एक्सिस के अलोंग क्या है? v sin थीटा का sin फाई, फाई ओमेगा t, ये z के अलोंग है। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट था, v cos थीटा। चलो, तो ये समझ में आ रहा है क्या कैसे मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिखा पार्टिकल का एट ए जनरल टाइम? एट ए जनरल टाइम पार्टिकल ने जो एंगल कवर करा होगा वो ओमेगा टी लिख देंगे, ओमेगा ये आ जाएगा अल्फा इंटू बी, है ना। फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एक्स और जेड, अभी जो मैंने डायग्राम लिया उसमें एक्स और जेड प्लेन में सर्कल का मोशन दिख रहा है, तो एक्स जेड प्लेन में इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख दिए मैंने, और जो वाई में कंपोनेंट है वो कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है क्या जनरल टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर लिखना? चलो, बच्चे बोल रहे हैं यस, है ना, बहुत बढ़िया। अब मैंने जो केस लिया है हमेशा ऐसे ही केस आए जरूरी नहीं है, आपको सीखना था बस कि कैसे लिखेंगे। कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट ले लो, वो इस प्लेन में वेलोसिटी आ जाएगी। और एक
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जनरल किसी भी तरह के हेलिकल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने हेलिकल मोशन कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स अभी पूरी नहीं होगी आपसे, पर स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें अटकेंगे, क्योंकि मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मोशन है ना, उसमें पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसा नहीं कराया अभी। तो एक दो क्वेश्चन अटकेंगे, पर मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन के अलावा पूरे क्वेश्चन कर सकते हो BB4 के। ठीक, और आज BB3 तक का डिस्कशन रहेगा, बिल्कुल सही। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो बची कुछ चीजें हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, चलो, आज टाइम वही अपना स्टैंडर्ड 2 बजे। ओके बच्चों, बाय सबको। हाँ, कैपेसिटर की 1 2 3 4 हुआ था पिछली क्लास में डिस्कशन, काफी कुछ कंप्लीट हो गया था सैटरडे को, है ना। चलो बाय सबको, टेक केयर।